चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने करेक्शन बतानी है, जिसमें दी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा और कुछ चीज़ें हम बताएंगे। इसके बाद हमने इडियम्स करने हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं करेक्शन से। सबसे पहले देखें जी, द वुड फ्लोट ऑन वाटर बट द आयरन सिंक। इसमें याद रखें, मटीरियल नोन जब भी आ जाता है, मटीरियल नोन से पहले कभी दी नहीं आता। जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मटीरियल नोन है। जैसे हम कहते हैं एल्युमिनियम, इसी तरह ग्लास, कोई भी मटीरियल नोन आए उससे पहले कभी दी नहीं आता। अब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया कि सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस आता है, तो ये वुड फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट्स होगा। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट द आयरन, आयरन से पहले कभी दी नहीं आता। आयरन से पहले दी नहीं आएगा क्योंकि ये मटेरियल नोन है, मटेरियल नोन से पहले दी नहीं आता। चूंकि आयरन यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे फिर एस या ईएस आएगा, तो इसकी करेक्शन बन जाएगी वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट आयरन सिंक्स। नंबर 2 देखिए, अली इज कायदे आजम इन फ्यूचर। अब वो कहना चाहता है कि अली इतना लायक है कि वो फ्यूचर का कायदे आजम है। ठीक है जी। अब नाम से पहले याद रखिएगा, जैसे अली है, इससे पहले कभी दी नहीं आएगा, कायदे आजम से पहले कभी दी नहीं आएगा। लेकिन जब हम किसी को किसी से रिजेंबलिंग करते हैं तो उससे पहले हमने दी मस्त लगाना होता है। मसलन हम कहते हैं जी, इकबाल इज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, कि इकबाल पाकिस्तान का शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर से पहले हमने दी लगा दिया। अदरवाइज शेक्सपियर एक पोइट है, नाम से पहले कभी दी नहीं लगता। इसी तरह अली इज द कायदे आजम इन फ्यूचर, कि अली इतना काबिल है, इतना लायक है कि फ्यूचर का कायदे आजम है। नंबर 3 देखें, द असलम इज द ब्रेव मैन। अब इसमें 2 मिस्टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असलम नाउन है, नाम है, नाम से पहले कभी दी नहीं आता, लिहाजा हम दी नहीं लगाएंगे, तो हम लिखेंगे असलम इज द ब्रेव मैन। अब ब्रेव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो चीजें दिखाई ना दें, जो चीजें दिखाई ना दें उनसे पहले हम कभी दी नहीं लगाते, तो यहाँ पे भी दी नहीं आएगा, तो करेक्ट बन जाएगा असलम इज अ ब्रेव मैन। असलम एक बहादुर आदमी है। नंबर 4 देखें जी, ये एक ग्रामर का रूल है, बहुत से बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इसमें आगे जी सच, आई लाइक सच बॉयज हु आर ब्रेव। आई लाइक सच बॉयज हु आर ब्रेव, ये आपने याद रखना है। टोटल 3 लफ्ज होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सच, सम और सेम। ये जब भी आ जाए इनके बाद हमेशा एज इस्तेमाल होता है। सच, सम और सेम, इनके बाद हमेशा अपने एज लगाना है। कैसे? आई लाइक सम बुक्स विच नहीं आएगा जिसमें। आई लाइक सम बुक्स, विच की जगह क्या हम लगाएंगे? एज। आई लाइक सम बुक्स एज आर इंटरेस्टिंग। I like some students as are brave. I like such students as are brave. Some, same और such जहां पे भी आ जाए इसके बाद हमने as लगाना है। जैसे कि 2 मिसालें थी ऊपर, सॉरी एक वाला वो मिस हो गया। I like such boys, ये वाला मिस हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं। I like such boys who are brave। अब सच आ गया, इसके बाद हमने who नहीं लगाना, इसके बाद भी हम as लगाएंगे। दूसरी एग्जांपल थी I like some books, which की जगह हम फिर as लगाएंगे, as are interesting। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए जी, he is one of the best minister। अब आपने ग्रामर में याद रखना है, one of the best जब भी आ जाए, one of the जब भी आ जाए, इसके बाद नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता जी वो टीचरों में से सबसे अच्छा टीचर है, तो मैं लिखूंगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। टीचर्स में से वो सबसे अच्छा है। मैं कहता हूँ ये स्कूल सबसे अच्छा है, मैं लिखूंगा इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। स्कूलों में से ये सबसे अच्छा है। सिमिलरली वो मिनिस्टरों में सबसे अच्छा था, तो हमने लिखना था ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स, कि मिनिस्टर्स में से वो सबसे अच्छा है। वन ऑफ द जब भी आ जाए इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। नेक्स्ट आ जाएगी, यू कैन
पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, या अनलेस यू डू नॉट वर्क। अनलेस जब भी आ जाए इसके मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। अनलेस जब भी आ जाए इसके मीनिंग नेगेटिव होते हैं तो हम लिखेंगे यू कैन नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क। अब अनलेस की मीनिंग जब नेगेटिव है तो दोबारा डू नॉट नहीं आएगा, तो हम इसको कैसे बयान करेंगे? यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क या अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड के मीनिंग होते हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके बाद कभी डू नॉट नहीं लगाते। ये आपकी करेक्शन है, एरर्स हैं। ये आप किसी भी एग्जाम में चले जाए, चाहे आपका इंटर है, बीए है, उसके बाद कंपटीशन है, मेडिकल है, एलएलबी, कोई एग्जाम चले जाए, सीएस है, सीएसएस है या पीएमएस है, उसमें ये एरर आने ही आने हैं। और हर एरर जो है वो एक के 2 नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा में आप पेपर देते हैं, 10 आपको आएंगे, 10 में से आपने 5 सॉल्व करने होते हैं और आपके 10 मार्क्स होते हैं। ये ऐसे मार्क्स हैं जो कि एग्जामिनर उसको कट नहीं कर सकता। मीन के 10 में से आपने जब 5 किए हैं तो एग्जामिनर आपको उसके 10 नंबर देगा। ये कभी भी नहीं होगा 9 या 9.5 नंबर लगा दे, इम्पॉसिबल। तो ये इन चीजों पर फोकस रखा करें। एज वेल एज ये आपके ग्रामर का रूल है, जब भी आप लिखेंगे यही चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी। इसके बाद आ जाएगी ईडियम। ये भी आपको 10 मार्क्स के हर एग्जाम में आने होते हैं। आपने इनका क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका आपने मीनिंग लिखना होता है, फिर आपने इसको सिंपल सेंटेंस में, बाज बच्चे होते हैं नहीं वो समझते हैं 2-2 3-3 लाइन का हम ईडियम बना लें। अब 3 लाइंस का ईडियम बना लेते हैं, उसमें से कॉमा, फुल स्टॉप, एडवर्ब, वर्ब, किसी ना किसी चीज की मिस्टेक हो जाती है, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेता है। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस है जी अ मैन ऑफ पार्ट्स, इसकी मीनिंग होती है खूबियों वाला आदमी। आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कायदे आजम वाज द मैन ऑफ पार्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप इसको और शॉर्ट कर लें, माय फादर इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो एग्जामिनर इसको काट नहीं सकता, उसने 2 मार्क्स आपको देने ही देने हैं। तो इसी तरह जितना सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे। तो पहले जी मैन ऑफ पार्ट्स, खूबियों वाला आदमी। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं आप, अ क्लोज फिस्टेड मैन। इस तरह का इडियम ये जब भी आ जाए, क्लोज के मीनिंग होते हैं वन फिस्ट, हथेली को कहते हैं। अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी जिसका हाथ तंग होता है, कहते हैं यार इसका हाथ बड़ा तंग है। आपने सुना कि यार इसका हाथ बड़ा खुला है, तो जिसका हाथ तंग होता है हम इसको कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। जैसे हमने वो एक इडियम आपको लिखवाया था कि नोबडी ट्रस्ट इन हिम बिकॉज़ ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, कि ये कंजूस आदमी है। इस तरह का कोई भी आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद है जी नंबर 3, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर के मीनिंग होते हैं मुश्किल में होना। इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना। अगर तुम दोबारा लेट आए तो तुम मुश्किल में होगे। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप सिंपल बना सकते हैं। एंड अपहिल टास्क, अपहिल ऊपर जाना, तो यकीनन ये मुश्किल काम होता है। वो कहते हैं कि एंड अपहिल टास्क, ये एक मुश्किल काम है। ठीक है जी, कहते हैं तो साथ साथ में लिख भी देता हूँ, वैसे हम साथ साथ लिखते हैं। मुश्किल काम, मुश्किल में होना। आगे जी फ्यू एंड फार बिटवीन, शादो नाजर, कभी कभार। शादो नाजर यहाँ कभी कभार। कभी कभार के मीनिंग होते हैं, जैसे हम कहते हैं वो कभी कभार अपनी क्लास, जैसे कई बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि कभी कभार यहाँ पे आते हैं। तो आज माशाल्लाह लगातार 3रा दिन है कि बच्चा डेली आ रहा है, तो बड़ी हैरत की बात है। अप्स एंड डाउन्स के मीनिंग होते हैं जी, क्या होते हैं जी? अरूजो ज़वाल। अरूजो ज़वाल से मुराद होता है जिंदगी के इंसान में बड़े ऐसे मुकाम आता है कि इंसान पे अरूज भी आता है और ज़वाल भी आता है। अच्छा वक्त, बुरा वक्त भी इसे कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है जी ब्रोकन रीड। ये क्या होता है ब्रोकन रीड? ना काबिले एतबार शख्स। नाकाबिल एतबार शख्स ऐसे लोग होते हैं जिन पर एतबार किया ही नहीं जा सकता। वैसे भी याद रखिएगा, एतमाद करना अच्छी बात है, एतमाद ना करना उससे भी अच्छी बात है। ठीक है जी। ब्रोकन रीड ऐसा बंदा जिस पर हम एतबार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी नंबर 8 पर बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश के मीनिंग होते हैं जी इधर उधर की हाँकना, फजूल बातें करना, फजूल गोई करते रहना। तो जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो इधर उधर की वो हाँकना शुरू हो जाता है, ऐसे फजूल बातें करते हैं, तो सामने वाला बंदा बाज इतना कॉम्पिटेंट होता है, उसको बोलने से पहले ही समझ जाता है इसने आगे से क्या कहना है।
तो हमें इधर उधर की हाँकने से अवॉइड करना चाहिए। तो ये आ जाएगा बीट अबाउट द बुश, फजूल बातें करना, इधर उधर की हाँकना। बाय एंड लार्ज, मजमूई तौर पर जी, बाय एंड लार्ज के हम मीनिंग लेंगे जी मजमूई तौर पर। कैरी द डे, लास्ट आपका इडियम है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है। कैरी द डे, जीत लेना, टू विन। उसने इम्तिहानात में पहला इनाम जीत लिया, उसने रेस में पहला इनाम जीत लिया, तो ये कैरी द डे, टू विन, जीत लेना। ये आपके इडियम्स हैं जो कि एग्जाम में आने होते हैं। आप किसी भी एग्जाम में आपने चाहे वो मैट्रिक, इंटर, बीए, सीएसएस, पीएमएस किसी में भी चले जाए, 5 आपने इडियम अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। बी पेपर वाहद वो ऐसी चीज है जिसमें आपके मार्क्स नहीं कट सकते, और यही चीजें होती हैं जो आपको अपग्रेड या आपको आगे लेके आती हैं। अब ये टेंस हमने थोड़ा सा आपको इसलिए टच किया है कि जब मैं टेस्ट चेक करता हूं तो बच्चों के अगर 10 मिस्टेक्स हैं किसी भी समरी में, पोइम में, प्ले में, 10 में से 7 to 8 मिस्टेक ये होती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मिसाल के तौर पे द पोइट डिस्क्राइब लिख देते हैं, हालांकि सिंगुलर इसके साथ डिस्क्राइब जाना है। इसी तरह बेपना मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों की एसईआईएस की होती हैं। तो हमने 2 टेंसेस पे हमेशा फोकस रखना है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। कई चीजें होती हैं जो इनसे मुंसलिक, बल्कि जितनी इंग्लिश है 50% ये 2 चीजें ही इसमें चलती हैं। इसके बाद आपको यूजेस भी आने चाहिए ताकि वो आप अपनी बाकी चीजों को सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ से इसको टेंस को देखते हैं कि पहला टेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लेना है। इधर ठीक है, यहाँ इस जगह पे ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहां से देखिएगा, हमने देखना है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखना है जी ही, शी, इट, नेम या वाहद, सिंगुलर जब भी आ जाएगा हमने एस लगाना है। आपकी आपकी पोइम है द रेबल। अगर आप रेबल को करते हैं तो पूरी पोइम एक टेंस के ऊपर घूमती है, वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मिसाल के तौर पे जब हर कोई बाल लंबे रखता है तो रेबल बाल छोटे रख लेता है। जब सब स्कूल में जाते हैं वो एब्सेंट हो जाता है। तो पूरी पोइम आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर चलती, कोई यूज कोई चीज उसके अंदर दोबारा नहीं आएगी। तो आपको उस पर ग्रिप होनी चाहिए। अब इसमें देखें ही, शी, इट, नेम के साथ एस आई, वी, यू, दे जमा जब भी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें याद रखना होता है। मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो सिंगुलर के साथ एस नहीं लगाते। एग्जांपल तलबा, ये जमा होते हैं जी, तलबा कॉलेज आते हैं तो हम लिखें द स्टूडेंट्स, जमा आ गया, एस नहीं आएगा। ये इसमें आ गया जी, ये आप कह लें जी सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, उसके बाद ये इसमें ऑब्जेक्ट है कॉलेज। द स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज। अब जब सिंगुलर आ जाएगा वो कॉलेज जाता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वो कहता है जी एस हमने लगाना है। सिंगुलर से मुराद ही, शी, इट, नेम, नेम में कोई भी नाम आ सकता है, वहां से मुराद सिंगुलर हमने एस इसमें देना है। तो यहाँ पे आ गया ही, सिंगुलर, ही के साथ एस आएगा, गोज टू कॉलेज। अब नीचे हम एग्जांपल करते हैं, मुसन्निफ इस कहानी को बयान करता है। सब्जेक्ट क्या होगा जी, मुसन्निफ, द राइटर, WRITER, द राइटर, बयान करना, DESCRIBES। अब ये देखिए हमने एस लगा दिया क्योंकि राइटर पीछे सिंगुलर है, लिहाजा हमने एस लगा दिया। द राइटर डिस्क्राइब्स दिस स्टोरी, द राइटर डिस्क्राइब दिस स्टोरी। हम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, जमा आ गया, हम पाकिस्तान की खिदमत करते जी, वही SCRVE, सर पाकिस्तान। अभी हमने कल करेक्शन में भी पढ़ा था कि मुल्कों से पहले दी नहीं आता, मुल्कों से पहले दी नहीं आता, तो लिहाजा द पाकिस्तान कभी भी नहीं लिख सकते, वही सर पाकिस्तान। वो तालीम में दिलचस्पी लेता है, फिर ये देखें सिंगुलर आ गया, हम क्या लिखेंगे, ही, दिलचस्पी लेना, टेक। अब टेक जो है ये इसके पीछे सिंगुलर है, ही, एस लगेगा, ऑलरेडी ई है, तो यहाँ पे सिर्फ एस ही लगाना है, तो ये बन जाएगा ही टेक्स इंटरेस्ट इन तालीम, एजुकेशन, ही टेक्स इंटरेस्ट इन एजुकेशन। इस तरह ये बच्चों सेंटेंस करना था। लास्ट सेंटेंस है जी, तुम
अपने वालिदैन की हिदायत पर अमल करते हो। इस सेंटेंस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे लिखा नहीं जाएगा, तो हम इसको ऊपर ले आते हैं। तुम अपने वालिदैन की हिदायत पर अमल करते हो, कैसे लिखेंगे जी? यू एक्ट अपॉन। अब देखिए यहाँ पे ही शी इट नेम हो तो फिर हम एक्ट की बजाय एक्ट से लिखेंगे, क्योंकि यू के साथ यहाँ पे देखिए यू के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे यू के साथ एस नहीं लगाएंगे, जमा होगा तो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू एक्ट अपॉन। अब हदायत की और क्या होगी जी? द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स, PARENTS। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और वे मैं बताऊंगा, वैसे भी कर सकते हैं, उसमें एक ग्रामर का रूल भी आ जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा। यू एक्ट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस, ऐसे लगेगा, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यू एक्ट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स। दूसरा मेथड आएगा जी इसका, you act upon your parents, PRENTS, पेरेंट्स। अब ये देखिए ऑड एस लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने अपास्ट्रफी लगाना है। अपास्ट्रफी के बाद एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जब एस आ जाए तो उसके बाद अपास्ट्रफी के बाद एस नहीं लगाते। तो दूसरे तरीके से यू एक्ट अपॉन योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। बच्चों ये दोनों तरीके से हम ये सेंटेंस कर सकते हैं, यू एक्ट अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स या यू एक्ट अपॉन योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया जी, ये आज का आपका बी पेपर हो गया। इस